हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है उड़ान पब्लिकेशन का। ठीक है, और अब हम लोग सीएनटी एक्ट शुरू कर चुके हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, चैप्टर बहुत हार्ड भी है और बहुत लंबा भी है। ठीक है, लेकिन पेशेंस रख के पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा और कर दिया जाए ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो जाए, है ना। तो देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, अध्याय व धाराएं। पहले पेज पे पूरा अध्याय और पूरा धारा लिखा हुआ है सारणी की तरह से। पहले एक बार देख लीजिए कि हम लोग इसके अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सफ़र है बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो चलिए अध्याय एक में एक और से लेके 3 धाराएं हैं, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें प्रारंभिकी, संक्षिप्त नाम, प्रसार और परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम मिलेगा आपको, इसका प्रसार कहाँ लागू होगा, मुख्य शब्द हैं क्या, परिभाषाएं क्या, ये पता चलता है। जो अध्याय 2 है उसमें 4 से लेकर 8 धारा तक है। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, बार बार इतना नहीं समझाएंगे, लेकिन इतना समझिएगा, 4 से लेकर 8 तक है। इसमें काश्तकारों का वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि भूधारक हो गया, रैयत हो गया, मुंडारी खूंट कट्टीदार हो गया, वही सब बताया गया। अध्याय 3 जो है उसमें 9 से लेकर 15 तक है। इसमें भूधारक यानी कि टेन्योर होल्डर्स के अधिकारों और लगान वृद्धि के नियमों का वर्णन है। ठीक है, फिर अध्याय 4 जो है 16 से लेकर 36 तक है। इसमें आपको बताया गया है रैयत के बारे में। ठीक है, रैयत मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत, जिन्हें अपनी ज़मीन पर दखलकारी का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, फिर पांचवा धारा 37 है, खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत इसमें को कहेंगे। ठीक है, फिर अध्याय 6 देखिए, 38 से लेकर 42, अनधिभोगी रैयत इसमें है। अनधिभोगी रैयत मतलब कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में इसमें पढ़िएगा। फिर अध्याय 7 है, इसमें 43 धारा है, यानी कि 43वां धारा आपको इसी में पढ़ने मिलेगा। अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमि जो भी है इसमें ही आपको पढ़ना है, अध्याय 7 धारा 43। ठीक है, फिर है अध्याय 8, 44 से लेकर 51, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण के बारे में है। ठीक है, यह जमीन के पट्टे और हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लैंड के नियमों को बताता है। ठीक है, फिर 9वां जो है धारा 51 का से लेकर 63, लगान के बारे में साधारण उपबंध है, साधारण उपबंध। फिर है अध्याय 9 का, ठीक है, धारा 63 का से लेकर 63 खा तक, मतलब 63 का और खा है। इसमें बंजर भूमि का बंदोबस्त है, सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। ठीक है, फिर अध्याय 10 देखिए, अध्याय 10 में क्या दिया है, 64 से लेकर 75। ठीक है, 64 से 75 भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध है। उसके बाद है 11, अध्याय 11, जिसमें 76 से लेकर 79 तक है। इसमें रूढ़ी और संविदा दिया हुआ है। ठीक है, कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, फिर हो गया 12, अध्याय 12, 80 से लेकर 100 तक धारा है। इसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहेंगे इसको। फिर अध्याय 13 जो है 101 से लेकर 117, भूमि संबंधी शर्तों एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख इसमें मिलेगा। फिर अध्याय 14 जो है 118 से लेकर 126, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख मिलेगा इसमें। फिर अध्याय 15 जो है 127 से लेकर 134, अधिकार अभिलेख तथा खूंटकट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं मिलेंगी। फिर जो 16 है 135 से लेकर 229, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रियाएं इसमें देखने को मिलेगा। फिर 16 का जो है, ठीक है, 16 का, इसमें 229 का है, जो का खा गा घा लगा रहता है ना, उसको समझ जाइए, बाद में जोड़ा गया है। बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रियाएं। ठीक है, 16 का हो गया। फिर है 17, अध्याय 17, 230 से लेकर 238, परिसीमा यानी कि लिमिटेशन, यानी मुकदमा दायर करने के समय सीमा, इस सब के बारे में आपको बताएगा। ठीक ना। फिर 18 जो है धारा 239 से लेकर 256, मुंडारी खूंट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध। ठीक है, ये धारा 18 हो गया। और फिर है धारा 19 जो सबसे हम लोग का लास्ट का है, 257 से लेकर 271, इसमें जो भी बाकी बचा हुआ सब कुछ रहेगा, अनुपूरक उपबंध, वही सब बचा कुचा इसमें मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको विषय सूची देख के ही तो समझ में आ गया होगा कि चैप्टर हम लोग थोड़ा लंबा चालू किए हैं, लेकिन यकीन मानिए
पूरा जितना नियम कानून है जेपीएससी में तो 12 नंबर से पूछेगा और बाकी भी एग्जाम में पूछता ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 धारा 1 संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है, जो 11 नवंबर 1908 से लागू है। इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल में होगा। हम लोग पढ़े थे ना कि अभी हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 में कि कहाँ लागू है, कहाँ कहाँ ये लागू है, कब से लागू है। ठीक है, तो आप पढ़ लिए 11 नवंबर 1908 से लागू हुआ। कहाँ है, तो सिर्फ संथाल परगना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम लोग संथाल परगना का एक्ट उधर टेनेंसी एक्ट उसका देखेंगे तब उसके 6 जिलों को देखेंगे। तो बस संथाल परगना को पूरा छोड़ करके उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, ये चारों प्रमंडल में ये लागू होता है। इसमें बिहार उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट 1922 के अंतर्गत शामिल नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित क्षेत्र भी शामिल है। अब एक एक करके परिभाषाएं दिया है जो कि धारा 3 में दिया हुआ है। ठीक है, कभी ऐसा हो कि हम समझाने में खो जाएं तो इधर जो धारा है वो उस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि धारा का नंबर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपका नज़र इधर भी होना चाहिए। कृषि वर्ष, वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। ठीक है, जो भी कृषि वर्ष उन लोग मान के चले हो, या अगर सरकार माने तो वो 1 अप्रैल से मानता है। ठीक है, भुगत बंद बंधक, किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त पर अंतरण की उस पर के ब्याजों के साथ उधार बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। इतना हार्ड वर्ड में लिखता है कि नॉर्मल सा बात भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए भुगत बंद बंधक क्या है, कुछ नहीं है, एक आदमी उधार लिया है, एक आदमी उधार दिया है। ये आदमी जो उधार लिया था वो पैसा नहीं चुका नहीं सका, तो ये क्या करेगा, अपना जो इसके पास ज़मीन होगा वो कुछ साल के लिए, दोनों में पहले तय हो जाए कितना साल है और कितना पैसा है, कितना उधार लेके बैठा है, उस हिसाब से दोनों में एक सुलह हो जाएगा कि चलो तुम मेरा ज़मीन पर खेती करो, 5 साल, 6 साल, 4 साल, जो भी समय रखा जाए, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल रख सकता है। एक इंसान के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल ही रख सकता है। कोई अगर कोई सहकारी समिति उमिति है तो फिर 15 साल उसके साथ जाएगा, लेकिन अगर एक पर्सन है कि 2 आदमी है, राम और श्याम है, तो राम श्याम के साथ 7 साल के भीतर कोई टाइम रखे, लेकिन 7 साल से ऊपर नहीं रख सकता। तो ये 7 साल के लिए अपना ज़मीन उसको दे देगा और कहेगा कि इसमें से तुम उपजाना, जो भी इसका तुमको फ़ायदा होगा तुम खाना, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन 7 साल के बाद ये ज़मीन वापस पहले वाले आदमी के पास आ जाएगा, ना उसके लिए उसके माथे पर कोई सूद ना कोई मूल, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली समझा जाएगा कि पूरा का पूरा जो भी वो उधार लिया था वो चुक गया। बस यही है भुगत बंद बंधक। अब दोनों में करार कैसे होगा वो दोनों समझे कि कितना लंबा पैसा लिया है, और वही हिसाब से समय भी चलेगा। ठीक है, अगला जो है जोत, रैयत द्वारा धारित भूखंड, जो भी रैयत जो जमीन लेगा। कोड़कर, ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो, इसे जल शासन, अरियत या बाबला खनवत के नाम से भी जाना जाता है। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि कौन से एरिया में क्या कहा जाता है, लोकल नेम है। अब है भूस्वामी, लैंडलॉर्ड, वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दिया हो वो भूस्वामी कहलाएगा। काश्तकार, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो। काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत तथा खूंट कट्टीदार तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, एक काश्तकार के अंतर्गत ही आ जाएंगे ये सब। एक काश्तकार के अंतर्गत आपका भूधारक भी आएगा, रैयत भी आएगा, फिर रैयत को भी और में बांट के पढ़ेंगे, और खूंट कट्टीदार भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब कि काश्तकार का जो दायरा है वो ज़्यादा बड़ा है ना। चलिए, लगान, रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु लगान कहलाता है। टैक्स तो हम लोग जानते हैं। चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि कभी आपसे ऐसा पूछ लेगा। चल संपत्ति के में हम लोग ऐसा संपत्ति रखते हैं जो चलता फिरता है, जो एक जगह नहीं है। ठीक है, और खड़ी फसल को इसमें क्यों रख दिया गया, तो देखिए, अगर किसी के खेत में फसल लगा हुआ है और किसी को लगान के तौर पर या किसी को अपना उधारी चुकाने के तौर पर लेना है, तो फटाक से आएगा, उसका खेत में फसल काटेगा, उठा के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये चल संपत्ति हो गया। आप अपने भी अगर उसको काटना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ले जा सकते हैं। इसलिए जनरली फसल जो खेत में खड़ा लगा हुआ है उसको हम लोग चल संपत्ति कहते हैं। मुंडारी खूंट कट्टीदारी, काश्तकारी मुंडारी खूंट कट्टीदार का हित। ठीक है, भूधृति, टेन्योर्स, भूधारक का हित, इसके अंतर्गत मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी नहीं आती है। ठीक है,
स्थायी भूधृति किसको कहेंगे? वंशानुगत जो भूधृति है उसी को हम लोग स्थायी भूधृति कहते हैं। पुनर्ग्रही भूधृति वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए। मान लेते कि कोई रैयत है, उसका कोई मेल जो है मतलब कि कोई बच्चा, उसका बेटा नहीं है, ठीक है। अब उसका बेटा नहीं है तो फिर आगे उसका जो वारिस नहीं होने के कारण अगर वो मर गया और किसी को नहीं अपना संपत्ति का सही सही लेखा जोखा दे के गया तो उस हिसाब में जमीन को क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है भूस्वामी के द्वारा। ग्राम मुखिया किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी, प्रधान, मांझी या अन्य किसी नाम से जाना जाता हो। ग्राम मुखिया देखिए, आप जब शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी में किसी को मानकी कह के पुकारते हैं, किसी को प्रधान, किसी को मांझी, लेकिन है सब वहाँ का सबसे बड़ा मुखिया, गांव का मुखिया ही कहलाता है। तो उसी प्रकार से नाम कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन ग्राम मुखिया को परिभाषित ऐसे किया गया कि किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया जो होता है उसको कोई भी नाम से जानिए, आप मानकी बुलाइए अपने गांव वाले को, चाहे प्रधान, मांझी, कोई भी नाम से बुलाइए, वो ग्राम मुखिया है। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, हम लोग पढ़े हैं 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया स्थायी बंदोबस्त। डिक्री क्या है? सिविल न्यायालय का आदेश जो आता है वही डिक्री कहलाता है, ठीक है। काश्तकार के वर्ग, अब हम लोग अध्याय 2 में आ गए, ठीक है। अध्याय 2 में धारा 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 2 में हम लोग धारा 4 पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ना है काश्तकारों के वर्ग, ठीक है। तो काश्तकारों के वर्ग मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है आपको कि खेती करने वाले लोग कितनी श्रेणियों में बटे हुए हैं, कैसे आप उसको बांट के पढ़िएगा, ठीक है। तो काश्तकारों के वर्ग, काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी खूंट कट्टीदार को शामिल किया गया है। रैयत 3 प्रकार के होते हैं: अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अधिभोगी रैयत किसको कहेंगे? ऑक्यूपेंसी रैयत इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार हो, जो भी भूमि उधारीन कर रहा है उसका अधिभोग का अधिकार है। अनाधिभोगी रैयत वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त ना हो, इसको पूरा अधिकार नहीं है। और खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत किसको कहेंगे? वह किसान जिसके पूर्वजों ने जंगल साफ करके जमीन को खेती के लायक बनाया, वो आपका हो गया खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। अब 5वां जो धारा है भूधारक का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेन्योर होल्डर। भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती के कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं उसका लगान चुकाता है। 6ठा जो धारा है, धारा 6, रैयत का अर्थ बता रहा है। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। 7वां जो है खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ, मीनिंग ऑफ रैयत हैविंग खूंट कट्टी राइट्स, वैसे रैयत जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हों जिससे उसके मूल प्रवर्तकों या उनके पूर्वजों उसकी पर परंपरा के नर वंशजों, कन्या वंशज को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार नहीं होता है, द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, तो उसे खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। देखिए बीच का जो कोष्टक होता है ना, वो सबसे मेरा दिमाग खराब करता है, क्योंकि वो जो अर्थ हम लोग समझने जाते हैं वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो बीच वाले को छोड़ के बाकी पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। वैसे रैयत जो वैसे भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हो जिसे उसके मूल प्रवर्तकों या उसकी पर परंपरा के नर वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, तो उसे खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। अब समझने में दिक्कत नहीं है। कन्या वंशज को पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, ये बाद में भी लिखा जा सकता था। चलिए 8वां नंबर, मतलब धारा 8 जो है मुंडारी खूंट कट्टीदार का अर्थ, मीनिंग ऑफ मुंडारी खूंट कट्टीदार, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे मुंडारी खूंट कट्टीदार कहा जाता है, ठीक है। अब जो धारा 3 है भूधारक या टेन्योर होल्डर, भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। देखिए अब जाकर के हम लोग सही से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो धारा सब है वो सही में समझने में ठीक है। बाकी यहाँ शब्द के साथ ही उसके जो डेफिनेशन है उसी के साथ खेला जा रहा था, ठीक है। भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा? यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ लिए धारा। अब चलेंगे हम लोग आगे। धारा 9 का भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, इन्हांसमेंट ऑफ रेंट ऑफ टेन्योर होल्डर और विलेज हेडमैन। भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकारी
द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लगान कब बढ़ेगा, मतलब भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया जा सकता। लगान केवल उपायुक्त यानी कि डीसी या राजस्व अधिकारी के आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए भी आपको बकायदा आवेदन देना होगा। मतलब आपको नहीं, जो भी बढ़ाना चाहता है वो बकायदा आवेदन देगा तभी होगा। अब अगला है भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें भूधृति पट्टेदारी के अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। अब ये वर्ड सुन करके बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है। ठीक है, पहले धारा तो याद रखिएगा, 11 नंबर है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई भूधृति यानी कि टेन्योर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है, या बेच दिया जाए, गिफ्ट में दे दिया जाए, जो भी करना है, ठीक है, बेच ही मान लेते हैं कि चलिए बेच ही दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है, पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोई आपको कह दे कि छोड़ो हम तुमको दे दिए, अब रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वो जो ले रहा है, ठीक है, उसको घाटा होगा, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में वो मालिक के तौर पर दर्ज होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर वो दर्ज नहीं होता है तो आगे उसका पक्का जो दावेदारी है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण, मतलब कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़मीन बेचा जा रहा है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना बहुत ही ज़रूरी है। सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नया नाम, जो नया मालिक है उसका नाम दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। 12वां है भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया। मान लीजिए कि भूस्वामी टाल मटोल कर रहा है कि अच्छा चलो हम तुमको कर देंगे बाद में, काहे चिंता कर रहा है, तो उस समय उसका बात नहीं मानना है। और अगर ये भूस्वामी नहीं मान रहा है तो फिर इसके लिए क्या प्रावधान दिया गया है। यदि कोई भूस्वामी धारा 11 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो अंतरिति या उसका उत्तराधिकारी उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। अंतरिति मतलब जो उस समय उपबंध कर रहा था इसके साथ। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी भूस्वामी था उसके साथ जो भी बैठा था जमीन लेने के लिए वो अंतरिति हुआ, और उसका उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा उटा हुआ, आगे चल के उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है, तथा जांच के उपरांत उपायुक्त नियमों के अनुसार आदेश पारित करेगा जिसमें यह घोषित रहेगा कि अंतरण रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर जमीन का मालिक यानी भूस्वामी रजिस्ट्री करने से मना कर देता है तो खरीदने वाला व्यक्ति, जो अंतरिति है, खरीदने वाला व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी जाएगा डीसी के पास गुहार लगाने के लिए। जांच के बाद अगर डीसी साहब पाएं कि हाँ ये सही कह रहा था तो क्या होगा कि रजिस्ट्रीकृत को समझा जाएगा कि हो गया, वैध मान लिया जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 13 नंबर भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान भूस्वामी देगा। इस लाइन से हमको बहुत आपत्ति है, हमको नहीं समझ में आया, बाकी हम आपको पूरा समझा सकते हैं। यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बड़ा जमीन है और बड़ी जमीन को बंटवारा हो गया, दो भाई में हो गया, विभाजन हो गया, वितरण हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी जानकारी जो भूस्वामी है उसको कोई भी रजिस्ट्रीकृत डाक से उसको मैसेज भेज दिया जाएगा कि इस भूमि का विभाजन हो गया है। ठीक है, फिर लगान भी आगे बटेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसको बता दिया जाएगा कि क्या हो गया है, कि भूमि का विभाजन हो गया है। ठीक है, और अगर भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है, मान लेते हैं कि उसको लग रहा है कि नहीं अगर बंट रहा है तो हमको लगान जो तुम लोग बोला है वो सही नहीं है, तो इसके लिए उसके पास ये सुविधा है कि वो उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये बताया गया है आपको धारा 13 में। समझ में आया कि भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। अब 14 धारा जो है उस पर चलिए। पुनर्ग्रहीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण। कोई जमीन जो पुनर्ग्रहीय योग्य हो अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। निम्न परिस्थितियों में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई दो के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, भूमि इतना साल आप रखिए फिर रिटर्न होगा। मान लेते हैं कि चलिए समय पूरा हो गया, अब एक जन को जमीन लौटा देना है, दूसरा उसको जमीन अब ले लेगा। ठीक है, तो पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगनों का वातिलीकरण। लेकिन ऐसा है कि जो जमीन ले रहा है वो कौन कौन से ऐसे उपबंध इसमें किए गए हैं कि जमीन नहीं वापस ले सकता है, मतलब कौन कौन सी स्थिति में जमीन नहीं वो वापस लेगा।
जमीन कब वापस नहीं ली जा सकती है। तो उसमें कुछ ऐसा परिस्थिति है कि भूस्वामी अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता है भले ही उसका समय पूरा हो गया है। जैसे पहला, जहां निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य स्थायी भवन निर्मित किया गया हो। दूसरा, जिस पर स्थायी उद्यान, बागान, हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान स्थापित कर दिया गया हो, तब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जो बन गया सो बन गया। जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो, कोई आम आदमी खदान बना दे तो नहीं, कोई प्राधिकृत जो अधिकारी हैं वो कोई खदान, कोई माइंस चालू करवा दिए हैं, तो फिर वो जमीन का समय कितना भी पूरा हो गया है, ठीक है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। ये आपको 14 में बताया जा रहा है, धारा 14 में। इसी को इतना हार्ड में लिखा गया है, पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वत्तीलीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते। इससे एक बार क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। अब है अध्याय 4, अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत। विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, हम लोग धारा 16 पढ़ रहे हैं। यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा भूमि में अधिभोगाधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती की है और ना ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हुआ कि अधिकार इसका बना रहेगा। अगर किसी किसान को 1908 के कानून से पहले ही जमीन पर अधिकार मिल गया था, तो वह अधिकार कभी खत्म नहीं होगा। भले ही उसने पिछले 12 सालों से उस ज़मीन पर खेती नहीं की है, वह ज़मीन उसके पास नहीं रही हो, ठीक है, फिर भी उसका जो मालिकाना हक है वो समाप्त नहीं होता है। अब है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। बंदोबस्त रैयत कौन है, इसको पूरा पढ़ेंगे। इस धारा मतलब धारा 17 के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर या रैयत के रूप में धारित किया हो, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त समझा जाएगा। यदि कोई रैयत धारा 71 के अधीन या बाद के जरिए भूमि पर या भूमि का कब्जा वापस लेता है, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि 2 चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। एक है 12 साल का नियम है और एक 3 साल का नियम है। ठीक है, यहाँ पे एक 12 साल के नियम के बारे में कहा जा रहा है और एक 3 साल के नियम के बारे में कहा जा रहा है। तो 12 साल वाला नियम सुनिए। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव की ज़मीन को चाहे पट्टे पर या रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों तक अपने पास रखता है, तो वह उस गांव का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। ये पढ़े हम लोग। फिर हम लोग पढ़े 3 साल का नियम। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में किसान या रैयत के रूप में ज़मीन रखता है, तो 3 साल बीतने के बाद वह उस गांव का बंदोबस्त रैयत कहलाने लगता है। और ज़मीन वापसी जो था, ये बंदोबस्त रैयत जो समझा रहा था धारा 71, ये हम लोग पढ़े थे ज़मीन वापसी वाला। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पहले के तो ऐसे भी लोग थोड़े से भोले भाले होते थे, उनको खिला पिलाकर बेवकूफ़ बनाकर डरा धमकाकर उनका ज़मीन ले लिया गया। तो हम लोग का धारा 71 अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे कि धारा 71 में प्रावधान है कि डीसी साहब उसको क्या कर सकते हैं कि जो भी जिससे भी ज़मीन बेवकूफ़ बना के या कैसे छीना गया था उसको रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा में भी अगर उसको रिटर्न मिला है, तब तो बेचारे के पास ज़मीन था नहीं पहले से, तो 3 वर्ष से तो उसके अधिकार में था नहीं, ज़मीन बेकब्जा था, तो क्या उसको बंदोबस्त रैयत से हटा देंगे? नहीं, उसको भी बंदोबस्त रैयत में ही समझा जाएगा। ठीक है, और अभी आपको लग रहा हो कि 12 साल वाला और 3 साल वाला को समझ में नहीं आ रहा है, तो 12 साल वाला और 3 साल वाला में अंतर समझिए। 12 साल का नियम का पात्रता अगर बोले तो क्या है कि यह वह समय है जो आपको एक नया बंदोबस्त रैयत बनने के लिए चाहिए। अगर आप किसी गांव में बिल्कुल नए हैं और वहाँ की किसी भी ज़मीन को लगातार 12 वर्षों तक जोतते हैं या अपने पास रखते हैं, तब जाकर आपको उस गांव का बंदोबस्त अधिकार यानी बंदोबस्त रैयत होने का कानूनी ठप्पा लगता है। ठीक है, 3 साल वाले में यह नियम उन लोगों के लिए है जो पहले से ही उस गांव में बंदोबस्त रैयत बन चुके हैं। एक बार जब आप 12 साल पूरे करके बंदोबस्त रैयत बन जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप उस गांव में कोई नई ज़मीन लेते हैं, कोई और एक ज़मीन था आपके पास और नया ज़मीन लेते हैं, तो अब महज 3 साल चाहिए। 3 साल उस ज़मीन को अपने पास रखने पर आप उस नई ज़मीन की भी बंदोबस्त रैयत मान लिए जाते हैं। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझे तो एक सुनिए कि मान लीजिए
कोई गांव में आप रहते हैं, 12 साल रहकर वहाँ एक पक्का किसान बन गए। अगर आप उसी गांव में किसी दूसरे नई ज़मीन खरीदने के लिए चाह रहे हैं और ख़रीद लिए, अब उस नई ज़मीन पर मालिकाना हक पक्का करने के लिए आपको फिर से 12 साल का इंतज़ार करना होगा? नहीं करना होगा। 12 साल का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि 12 साल का एक जो टाइम था वो आप ख़त्म कर चुके हैं। तो 12 साल का इंतज़ार नहीं करते हुए आप सिर्फ 3 साल में वही पुरानी जो साख है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले 12 फिर 3। अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर जो है वो 18 नंबर नहीं है, धारा है। भूइंहारों तथा मुंडारी खूंट कट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। ठीक है, इसको पूरा पढ़ते पहले। इस धारा में भूइंहारों तथा मुंडारी खूंट कट्टीदारों के बंदोबस्त रैयत होने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत यदि किसी ग्राम में मंझियस या बड़ खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल हो और वहां किसी भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करते आए हों तो वे बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। भूइंहर परिवार के सदस्य। किसी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी का भाग ना हो, फिर भी इस अधिनियम या इसके प्रारंभ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी खूंट कट्टीदारी के रूप में दर्ज कर दी गई हो, तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खूंट कट्टीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 वर्षों से भूमि धारण करते हों, बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। तो ये सिंपल है, इसको समझने में हार्ड नहीं है कि भूइंहर परिवार में भी अगर कोई भूइंहर परिवार का सदस्य किसी गांव में लगातार 12 वर्षों से जमीन धारण करता है तो उसे गांव का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। ठीक है, और मुंडारी में भी यही है कि 12 वर्षों तक जो भी पुरुष सदस्य हैं, अगर पुरुष सदस्य लगातार 12 वर्षों से जमीन धारण कर रहे हैं तो वो भी बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। पहला में क्या है, मंझियस और बड़ खेता को छोड़ दिया जाए, है ना, मतलब कि मंझियस या बड़ खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त, इसको छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी भूमि के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। 18 धारा हो गया। 19 बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार, सेटल्ड रैयट्स टू हैव ऑक्यूपेंसी राइट्स। वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो, उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धारा 17 या 18 के तहत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत है या बंदोबस्त रैयत बन चुका है, तो उस गांव में उसके पास जितनी भी जमीन है उन सभी पर उसे अधिभोगाधिकार यानी कि स्थायी हक मिल जाता है। ठीक है, धारा 20 देखिए, भूस्वामी द्वारा अधिभोगाधिकार के अर्जन का प्रभाव। ठीक है, किसी अधिभोग जोत का भूस्वामी भूमि को स्थायी भूधारक या स्वतत्वधारी के रूप में धारित करेगा, किसी अधीनस्थ अधिकार में नहीं। यह धारा किसी भूखंड में अधिभोगाधिकार का अर्जन निषिद्ध नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर कोई भूस्वामी मतलब जो मालिक है ज़मीन का, खुद ही अपनी किसी ज़मीन को अधिभोगी रैयत के रूप में रखने लगा है, ठीक है, तो वह उस ज़मीन का स्थायी भूधारक माना जाएगा क्योंकि खुद ही यूज़ कर रहा है। इससे उसके मालिकाना हक पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, यही बात किया जा रहा है धारा 20 में। ठीक है, फिर से समझिए इसको। अगर कोई भूस्वामी खुद ही अपनी किसी ज़मीन को अधिभोगी रैयत के रूप में रखने लग गया है, ठीक है, तो वह उस ज़मीन का स्थायी भूधारक माना जाएगा और इसके अलावा इससे उसके मालिकाना हक पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही लिखा है। चलिए धारा 21 को देखते हैं। भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, धारा पे भी ध्यान रखिए कि धारा 21 है। ठीक है, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो, वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा द्वारा या इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु, ईंट और खपड़ों के विनिर्माण हेतु, पेयजल, कृषि कार्य, मत्स्य पालन हेतु, कुएं की खुदाई या बांध व आहारों के निर्माण हेतु तथा व्यापार व कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में कर सकता है। यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों पर भूस्वामी का हिस्सा 9/20 तथा रैयत का हिस्सा 11/20 होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, स्टार मार्क भी देखिए, और इसे हम आपको जो शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस कराए थे 360 डिग्री, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ में था। ठीक है, तो इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, बस एक ही बात समझिए
कि कोई भी रैयत है, उसके पास जो ज़मीन है उसका वो उपयोग कैसे करेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। वो अपनी ज़मीन पर खेती करे, ईंट खपरेल बनाना उसको मिल सकता है इसका हक, पीने का पानी, मछली पालन, कुआं खोदना, बांध बनाना, ऐसा काम कर सकता है। कुटीर उद्योग लगा सकता है, कोई छोटा सा कंपनी, बड़ा कंपनी नहीं, कारखाना छोटा मोटा कुटीर उद्योग वाला लग सकता है। अगर मान लेते हैं कि तालाब खोदा, ठीक है, उसमें मछली डाला, अब मछली को जब बेचा जाएगा तो भूस्वामी का हिस्सा 9/20 होगा, ठीक है, और रैयत का हिस्सा कितना होगा 11/20, क्योंकि मेहनत रैयत कर रहे से इसका ज़्यादा है ना। फिर है 21 का, अब इसी की तरह है ये भी, बस अब पेड़ पर अधिकार बताएगा। अभी जमीन पर अधिकार बता रहा था, अब पेड़ पर अधिकार बताएगा। 21 का लगा है, बाद में जोड़ा हुआ है, हो सके फल खाने के लिए लड़ाई हो गया होगा तो बाद में जोड़ना पड़ा होगा। वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, ठीक है, राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी रैयट्स इन ट्रीज। कोई भी रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो और उस भूमि के लगान का भुगतान नगद किया जाता हो या भूमि लगान मुक्त हो, रैयत उस भूमि पर वृक्ष और बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है तथा उसे ले जा सकता है, ठीक है। रैयत उस भूमि पर लगे बांस, चाहे उसके द्वारा लगाया जाया गया हो या ना, पहले से लगा हो, कुछ भी हो, बांस लगा हुआ अभी पहले से भी लगा हो या वो लगाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से काट सकता है, ले जा सकता है, बेच सकता है। रैयत ऐसी भूमि पर खड़े किसी वृक्ष के फूलों, फलों एवं अन्य उत्पादों का प्रयोग कर सकता है तथा वृक्षों पर लाह एवं कुशवारी उगा सकता है तथा इसका प्रयोग कर सकता है। यदि ऐसी भूमि के लगान का भुगतान धारा 61 के अनुसार किया जा रहा हो तो इस भूमि पर उत्पादित काष्ठ में भूमि स्वामी और रैयत का हिस्सा बराबर होगा। अब देखिए, किंतु परंतु तो आ ही जाता है। मान लीजिए नॉर्मल भूमि है और लगान जो है वो पैसा से चुकाया जा रहा है, नगद एकदम, तो कोई भी पेड़ पौधा हो उस पर सिर्फ और सिर्फ रैयत का अधिकार होगा। लेकिन अगर लगान का भुगतान धारा 61 के अंतर्गत किया जा रहा है तो धारा 61 कहता है कि लगान जो चुकाया जा रहा है वो फसल, मान लेते हैं कि फसल हुआ, 4 पार्ट हो गया ना, एक पार्ट लगान के तौर पर पहले दे दिया जाता था, ठीक है, बाद में फिर इसको अगर आप चाहें तो डीसी के सहायता से आवेदन देके इसको चेंज कर सकते हैं। इस सब का धारा पूरा पढ़ना है हम लोग को, लेकिन अभी इतना ही केवल आप जानिए कि धारा 61 कहता है कि अगर लगान रुपया पैसा में नगद नहीं दिया जा रहा है तो वैसी स्थिति में अब भूस्वामी का भी अधिकार है पेड़ पर, पेड़ का फल पर, सब पर, ठीक है। इस भूमि पर उगने वाले सभी वृक्षों के उत्पादों, फल फूल अन्य उत्पादों पर भूस्वामी का भी हिस्सा होगा 9/20 और रैयत का हिस्सा होगा 11/20। मतलब कि पैसा जो लगान है अगर हम लोग उसको नगद में देते तो ज़्यादा अच्छा बात है, क्योंकि अगर वो फसल पे दिया जाए तो उस ज़मीन पे जितना भी, क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि फसल दे करके कोई लगान चुका रहा है तो फिर उसके खेत में कुछ भी उग रहा, बांस उग रहा, काष्ठ उग रहा, कोई वृक्ष का, पेड़ का लकड़ी है, तो भी तो वो उत्पाद ही हो गया, तो फिर उसका लगान क्यों नहीं देगा, देगा ही। अब चलिए धारा 22, रैयत की बेदखली। यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत पर धारा 21 या 21 का द्वारा प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुरूप खेती करता रहा हो तो उसे भूस्वामी द्वारा किसी विनिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जा सकेगा, धारा 22 बोल रहा है। तो मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि अगर कोई अधिभोगी रैयत अपनी जमीन पर एकदम सही तरीके से खेती कर रहा है, कोई भी गलत काम नहीं, सभी नियमों का पालन भी कर रहा है, तो उसकी ज़मीन से बेदखल उसको नहीं किया जा सकता है। उसको हटाना है अगर तो बहुत खास और कानूनी आधार देना होगा कि हम उसको हटा रहे हैं, क्योंकि कुछ गलत काम नहीं कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टली हटा नहीं सकते, ठीक है। अब है 23, धारा नंबर 23 है मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकार का न्याय संगत होना, ठीक है। यदि कोई अधिभोगी रैयत बिना वसीयत किए हुए मर गया तो उसके उत्तराधिकारी को ठीक उसी प्रकार अधिभोगाधिकार प्राप्त होगा जिस प्रकार उसे अन्य स्थावर संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि धारा 23 आपसे क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी अधिभोगी रैयत की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो गया, कोई था, कोई रैयत, अधिभोगी रैयत था, वसीयत नहीं लिखा, बेचारा पहले ही मर गया, तो उसकी ज़मीन का हक उसके उत्तराधिकारी, जैसे उसका बेटा हो गया या उसका परिवार में और कोई है, उसको उसी तरह से मिल जाएगा जैसे उसको घर का सारा संपत्ति मिल गया, ठीक है। जिस तरह से वो स्वतः घर का जितना भी संपत्ति है, धन दौलत, चांदी सोना, सबका वो क्या है, उत्तराधिकारी है, ठीक उसी प्रकार से उसका जमीन का भी उत्तराधिकारी वो स्वतः बन जाता है। तो ये 23 हो गया। 23 का क्या कहता है, अधिभोग जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। यदि कोई अधिभोग जोत या उसका कोई भाग विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा
वितरित किया गया हो तो अंतरीति या हक उत्तराधिकारी अंतरण का रजिस्ट्रीकरण भूस्वामी के कार्यालय में करवा सकेगा। भूस्वामी ऐसे जोत के विक्रय या दान द्वारा अंतरण की दशा में वार्षिक लगान के 5% फीस उद्ग्रहित कर सकेगा, जो 2.50 रुपया मतलब कि 2.5 रुपये से लेके कम में 250 रुपये, अच्छा 2.5 रुपये से कम तथा 250 रुपये से अधिक नहीं होगा। मतलब कि फ़ी का दायरा दिया है कि 2.5 रुपये से कम क्या लेगा और 250 से ज़्यादा ले नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यदि ज़मीन बेची गई, दान दी गई, वसीयत की गई, मतलब कुछ भी किया गया, ज़मीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ जाके कराना है? भूस्वामी के कार्यालय में कराना है जा करके। ठीक है, अब भूस्वामी को कहा गया है कि आप इसके लिए 5% मतलब सालाना जो भी लगान होता है, सालाना जो भी लगान होता है उसका 5% आप फ़ी के रूप में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया भूस्वामी को, क्योंकि भाई कोई आया है रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए तो कुछ चार्जेस तो देना पड़ेगा ना, तो वो जो चार्ज देगा वो साल भर का जो लगान है उसका 5% ले सकता है। अब अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ज़मीन है तो 5% तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी लिमिट किया गया है। उसको लिमिट करते हुए कहा गया है कि 2.5 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में जो भी चार्जेस लगाना है लगा लो। 5% अगर 250 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगा सकते, एकदम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 रुपये। ठीक है, जैसे कि आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो लिख देता है कि इतना आपको छूट 50%, लेकिन फिर भी नीचे में लिख देता है कि 1250 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा देंगे या 1300 रुपया देंगे या 3000 देंगे, है ना, कुछ ऐसा लिख देता है। तो एक वो क्या कर दिया, लिमिट सेट कर दिया कि 50% में अगर आपका 1800 रुपये भी आ जाता है या फिर 2000 रुपये भी आ जाता है और मेरा लिमिटेशन 1250 है तो हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1250 रुपये ही का छूट देंगे। ठीक है, यही वाला बात है। ठीक है, कि 5% जो वार्षिक लगान है उसका हिसाब से भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 रुपये ले सकता है और मिनिमम कम से कम 2.5 रुपये लेगा। ठीक है, तो यही बात है कि अगर किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्रीकरण कराना है, क्योंकि ट्रांसफ़र करा रहे हैं आप, तो नया मालिक का नाम रजिस्ट्रीकरण कराना है तो करवाना कहाँ होगा? जा करके भूस्वामी के कार्यालय में जाके कराना होगा और भूस्वामी इसके लिए आपसे चार्जेस लेगा। वो 2.5 रुपये से लेकर 250 रुपये तक ले सकता है या फिर वो आपको वार्षिक लगान का 5% चार्ज कर सकता है। अब अगला है 24 नंबर, मतलब धारा नंबर 24। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लगान के भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता। अधिभोगी रैयत अपनी जोत के लिए उचित एवं सामयिक दर से लगान का भुगतान करेगा। मतलब एकदम सिंपल सा रूल है कि लगान देने की जिम्मेदारी दिया गया है। रैयत का यह कर्तव्य है कि वो अपनी ज़मीन के लिए उचित और न्याय संगत दर से लगान का भुगतान करते रहे। ठीक है, यही है 24। 24 का क्या है? विभाजन द्वारा जोत का खंड और उसके लगान का वितरण। ठीक है, यदि किसी जोत को न्यायालय के आदेश या अन्य किसी भी प्रकार से विभाजित किया गया हो तो जोत का लगान सभी पक्षकारों के बीच वितरित किया जाएगा। तो ये भी सिंपल है कि अगर कोई एक खेत है उसको 2, 4, 3 भाग में बांटा गया है, चाहे वो कोर्ट के आदेश से, न्यायालय के आदेश से बांटा गया हो या कोई अपना बाप अपना 3 बेटा में बांट दिया हो, तो जब ये बांट देगा तो ये तीनों अगर बट गया है, 3 खेत, अब एक खेत बड़ा सा 3 में बट गया है तो इसका लगान भी जो होगा तीनों में बांट दिया जाएगा। तो ये तो सिंपल बात है ना। अब 25 नंबर देखिए, धारा 25। अधिभोगी रैयत का लगान उचित व सामयिक है या उपधारणा। जब किसी अधिभोगी रैयत द्वारा देय लगान को प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, लगान को उचित व सामयिक माना जाएगा। मतलब कि जब तक आप ये साबित नहीं कर लेते हैं कि जो लगान हमसे लिया जा रहा है वो गलत ढंग से लिया जा रहा है या बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, आप जब तक ये बात को जाकर डीसी साहब के ऑफिस में इस बात को क्लियर नहीं कर देते हैं, तब तक मौजूदा जो लगान आप पर चढ़ा हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? उचित और न्याय संगत माना जाएगा। ठीक है, यही 25 धारा जो आपका वही कह रहा है कि जब तक आप ये साबित नहीं कर लेते हैं कि लगान बहुत ज़्यादा है या गलत तरीके से हमसे लिया जा रहा है, ठीक है, तब तक जो लगान पहले से चला आ रहा है वही उचित है, वही न्याय संगत है। जब आप प्रूफ कर लेंगे कि नहीं कुछ गलती है और अब प्रूफ हो जाएगा, डीसी साहब मान लेंगे, पुष्टि कर देंगे, तब फिर वो चेंज होगा, उससे पहले चेंज नहीं होगा। अब है 26। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व वर्धित लगान की पुष्टि। यदि किसी अधिभोगी रैयत का लगान इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम 1879 की धारा 24 के अधीन बढ़ा दिया गया हो तो उसे विधि पूर्वक देय समझा जाएगा।
तो धारा 26 जो है ना, आपका पुराने समय में बढ़ा हुआ लगान को पुष्टि कर दे रहा है। ठीक है, अगर ये जो अधिनियम आया है तो ये 1908 में आया। 1908 के इस कानून के लागू होने से पहले कह रहा है 1879 में अगर कोई लगान का दर बढ़ाया गया था, लगान उस समय बढ़ गया था, तो उसे कानूनी रूप से सही माना गया है और किसान को वही देना होगा। ठीक है, अगला जो है 27 नंबर, धारा 27, अधिभोगी रैयत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियां। अब इसको पहले आप पूरा ध्यान से सुनेंगे। यदि इस अधिनियम या इसके पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया हो या ऐसे किसी अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत ना किया गया हो, तो अधिभोगी रैयत जिसका लगान वृद्धि का दायी हो तो केवल धारा 29 के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकेगा। और यह है कि यदि अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया हो या अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया हो तो धारा 62, 94, 99 में निर्दिष्ट दशाओं में धारा 29 के अधीन उपायुक्त के आदेश से तथा अन्य दशाओं में धारा 32 के अधीन राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकेगा। देखिए, ये सब धारा तो हम लोग पढ़े हैं नहीं, तो ये सब धारा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। और अगर हमें पूरा धारा आपको यहीं बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मोटा मोटा भाषा में समझ के चलिए। तो धारा 27 में हम लोगों को लगान बढ़ाने के तरीके में बता रहा है, और लगान केवल कुछ खास तरीकों से ही बढ़ाया जा सकता है, और दो के बारे में आपको बताया है। पहला तरीका कि रिकॉर्ड या फिर अधिकार अभिलेख तैयार हो, और दूसरा है कि अगर रिकॉर्ड प्रकाशित, पहला है कि प्रकाशित नहीं हुआ हो, और दूसरा है कि अगर रिकॉर्ड प्रकाशित हो चुका है। तो अगर रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं हुआ है, पहले समझेंगे तो इसको समझिए कि अगर पहला तरीका में हम लोग कहें कि रिकॉर्ड प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो केवल उपायुक्त डीसी ही लगान को बढ़ा सकते हैं, वो भी धारा 29। तो अभी आप पढ़ेंगे, इसके बाद धारा 27 के बाद पढ़ेंगे 28, फिर 29। 28 में कोई आवेदन देगा और 29 में डीसी साहब फिर पैमाना लगाएंगे, पूरा ज़मीन को मापाई कराएंगे, फिर उसके हिसाब से जो भी तर्क संगत होगा वो उस पर लगान लगाएंगे। ठीक है, वो इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो फिर डीसी साहब के हिसाब से ही लगेगा और उन्हीं के आदेश से वो पूरा जांच पड़ताल करके ही उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो था कि अगर रिकॉर्ड प्रकाशित कर दिया गया है, अगर अभिलेख तैयार है और उसको प्रकाशित कर दिया गया है, तो फिर तो सिंपल बात है कि विशेष स्थितियों में डीसी या राजस्व अधिकारी के आदेश से ही बढ़ोतरी संभव है। अपनी मर्जी से कोई भी लगान नहीं बढ़ा सकता। भूस्वामी अपनी मर्जी से जाके कहेगा कि कल से तुम 50 के बजाय 100 देना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए 28 और 29, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए जाने वाले आवेदन पत्र की अंतर्वस्तु। किसी अधिभोग जोत के लगान की वृद्धि हेतु उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन में संपूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाएगा। जैसे किसी को अगर लगान बढ़वाना है तो वो पहले क्या करेगा, वो डीसी के पास जाएगा आवेदन देने। तो आवेदन में क्या क्या कह रहा है, आवेदन में कह रहा है कि पूरा जानकारी देना होगा, पूरा विवरण उसमें देना होगा, कितना क्षेत्रफल है, वर्तमान में कितना लगान है, ठीक है, सब जानकारी दीजिए उसको। अब 29, ऐसे आवेदन पत्रों की प्राप्ति पर प्रक्रिया। जब उपायुक्त को धारा 28 के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त होगा, ठीक है, उपायुक्त को आवेदन प्राप्त हो रहा है 28 धारा के अनुसार, अब 29 में एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सूचना रैयत को देकर भूमि की माप व अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। तो पहले वो क्या कर रहे हैं, रैयत को सूचित कर रहे हैं। ठीक है, डीसी साहब रैयत को पहले सूचित करेंगे, फिर भूमि का माप और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। अब 30 पढ़िए। अनुक्रमिक वृद्धि निर्देशित करने की शक्ति, पावर ऑफ डायरेक्ट ग्रेजुअल इन्हेंसमेंट, मतलब पहले समझना होगा इसको। मान लीजिए कि लगान बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा जब बढ़ेगा तो वो जो किसान है, रैयत है, वो नहीं देने सकेगा। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाएगा, धीरे धीरे किस्त में वो दे दे, और उसको अधिकतम 5 साल में वो पूरा किस्त के रूप में क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मतलब कि इसको बहुत आसान भाषा में समझे कि अगर लगान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज़्यादा, और डीसी को ऐसा लग रहा है कि ये जो किसान है एक बार में तो नहीं दे पाएगा, तो वह आदेश दे देगा कि लगान धीरे धीरे बढ़ाओ, किस्तों में बढ़ाओ। ठीक है, और ये जो तुमको लगान बढ़ाना, वो वृद्धि अधिकतम 5 वर्षों के अंदर पूरा कर लेना, उससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है, मतलब 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं देना है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग के पास धारा 31 है। धारा 31, अतिरिक्त धारित भूमि के संबंध में लगान वृद्धि का आवेदन।
यदि किसी अधिभोगी रैयत द्वारा लगान दिए जाने वाली भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि धारित की गई हो तो अध्याय 12 के अधीन राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश या भूस्वामी के आवेदन देने पर उपायुक्त द्वारा पारित आदेश पर ही लगान में वृद्धि की जा सकेगी। मान लीजिए कि भूस्वामी को पता चला कि वो जो जमीन दिया था उससे वो बड़ा जमीन है, उसके पास अतिरिक्त जमीन है, ठीक है, मतलब कि किसी किसान के पास रिकॉर्ड से ज़्यादा जमीन पाया गया, तो फालतू जमीन जो है उस पर लगान बढ़ाने के लिए भूस्वामी जो है वो आवेदन दे सकता है। वो डीसी ऑफिस में जाके डीसी को आवेदन देगा, उपायुक्त को आवेदन देगा, फिर उपायुक्त साहब जो हैं वो पारित करेंगे आदेश और लगान की वृद्धि कर सकेंगे। लेकिन जो भी करेंगे वो डीसी साहब के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 32 धारा, ऐसे आवेदनों के प्राप्ति पर प्रक्रिया। जब उपायुक्तों धारा 31 के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त होगा तो उसकी सूचना रैयत को देकर भूमि की माप व अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। मतलब कि इसके पास फालतू जमीन है, ये बात बोलने के लिए गया भूस्वामी धारा 31 के अंतर्गत ये बताने गया डीसी को कि उसके पास एक्स्ट्रा जमीन है तो उस पर एक्स्ट्रा लगान लगना चाहिए। तो अब ये बात डीसी साहब क्या करेंगे, पहले सूचना देंगे रैयत को और फिर क्या करेंगे, भूमि का मपाई कराएंगे और सही में अगर निकलता है तो लगान बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब लगान में कमी, रिडक्शन ऑफ रेंट, ये है 33 का है, मतलब बाद में ही जोड़ा गया होगा। रैयत के जोत का लगान निम्नांकित दशाओं में उपायुक्त द्वारा कम किया जा सकता है। कम करने का क्या क्या है, यदि जोत का लगान धारा 29 के अधीन 1 जनवरी 1911 और 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो, यदि जोत के किसी अंश या पूरी जोत की मिट्टी किसी आकस्मिक या क्रमिक कारणों से स्थायी या अस्थायी रूप से आकृष्ट मतलब निम्नीकृत यानी मतलब खराब हो गया, यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंध करने में असफल रहा, मतलब सिंचाई का सुविधा दे ही नहीं पा रहा है, यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गया हो, यदि रैयत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है जिसके लिए उसके द्वारा पूर्व में लगान भुगतान किया गया है। अभी हम लोग पढ़े कि जमीन ज़्यादा था, भूस्वामी को पता चला तो गया आवेदन देने, 31 में आवेदन दिया था, 32 में डीसी साहब आवेदन बढ़ा दिए। अगर ये कंडीशन है तो ठीक है। हो सकता है कि भूस्वामी उसको जितना ज़मीन दे के बोला होगा उससे कम दिया हो और उससे लगान ले रहा था पहले से, अब इसको वो इस रैयत को पता चल गया कि जो ज़मीन हमको वो है वो थोड़ा कम है, तो भी वो ऐसा जाके वो उपायुक्त को बताएगा, तो ये भी एक कारण बन सकता है कि फिर उसको लगान का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब है 34 स्तंभ, लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन, एप्लीकेशन टू डिप्यूटी कमिश्नर फॉर रिडक्शन ऑफ रेंट। यदि कोई अधिभोगी रैयत लगान को कम करना चाहता है तो उसे उपायुक्त के पास भूमि के लगान निर्धारण हेतु आवेदन देना होगा। मान लीजिए इसमें से कोई भी एक स्थिति है जो किसान फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो मन है कि मेरा लगान में कमी होना चाहिए, मेरा ज़मीन जितना बोला था उतना नहीं दिया, कागज़ पे कुछ और है, ज़मीन पर कुछ और है, या फिर वहाँ का ज़मीन का खाद्य फसल जो उगता था उसका दाम मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गया है, या वो ज़मींदार सिंचाई व्यवस्था नहीं दे पाया, या फिर हो सकता है कि वहाँ का मिट्टी कट गया और उर्वरकता कम हो गया। तो ये सब स्थिति के हिसाब से वो कह रहा है कि हमको मेरा लगान कम होना चाहिए। तो यदि कोई अधिभोगी रैयत लगान को कम कराना चाहता है तो उसे उपायुक्त के पास भूमि के लगान निर्धारण हेतु आवेदन देना होगा। पहले जाएगा, अपने मन से लगान बंद नहीं कर सकता, उसको पहले उपायुक्त को जाके बताना होगा। तो चलिए हम लोग 34 धारा तक पढ़ लिए हैं, अब इससे ज़्यादा आज नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो धारा है उसको फिर अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।